हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब से क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसके लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, और ये प्रश्न अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बुक है, और यह बुक एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह शामिल है। और इसमें 4650 प्रश्न हैं जो टॉपिक वाइज हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, मेगालिथ शब्द डैश शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मेगास, जिसका अर्थ होता है महान, और दूसरा शब्द है लियस, जिसका अर्थ होता है पत्थर। प्रश्न में पूछ रहा है कि मेगालिथ शब्द किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनानी भाषा का शब्द है मेगालिथ, जिसका अर्थ होता है महान पत्थर। ठीक है, और ये यूनानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से डैश भागों में विभाजित हैं। करा अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने भाग में? 2 भाग में। पहला भाग था दुर्ग, दुर्ग जिसे गढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और दूसरा भाग था निचला शहर। ठीक है, दूसरा भाग था निचला शहर। पहला दुर्ग या गढ़, और दूसरा निचला शहर। दुर्ग यानी गढ़ में कौन रहता था, तो शासक वर्ग इसमें रहते थे। शासक वर्ग यानी अभिजात वर्ग इसमें रहते थे, और निचले शहर में आम जनता रहती थी। ठीक है, निचले शहर में आम जनता रहती थी। दुर्ग में शासक वर्ग यानी अभिजात वर्ग, और निचले शहर में आम जनता निवास करती थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था। करा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग यानी बिना गढ़ के पाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चहुंदुड़ु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया हड़प्पा शहर जो था उस समय 2 भागों में विभाजित था, एक आपका दुर्ग, दूसरा निचला शहर, लेकिन चहुंदुड़ु में दुर्ग नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चहुंदुड़ु कहाँ पे है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में है, और ये औद्योगिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था, जैसे मनके बनाना। ठीक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महान अन्न भंडार डैश के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था। करा महान अन्न भंडार डैश के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे विशाल अन्न भंडार कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो सबसे बड़ी इमारत पूछा जाता है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी उस समय, तो अन्न भंडार था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद डैश का सबसे पहला नमूना है। करा ऋग्वेद डैश का सबसे पहला नमूना है, तो किसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडो यूरोपीय भाषा का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद इंडो यूरोपीय भाषा का सबसे पहला नमूना है। ठीक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं। अगर अच्छा, वेद कितने हैं, तो कुल वेद 4 हैं। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और इसमें 1028 सूक्त हैं। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं,
तो 1028 सूक्त हैं। और कितने मंडल हैं इसमें? तो इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश गतिविधि पर आधारित थी। करा प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश गतिविधि पर आधारित थी। तो आप सभी को पता होगा कि जो वैदिक अर्थव्यवस्था था ये कैसी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चारागाह पर आधारित थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारागाह। वैदिक अर्थव्यवस्था पशुपालन और कृषि पर आधारित था। ध्यान रखिएगा, वैदिक अर्थव्यवस्था जो है ये पशुपालन और कृषि पर आधारित था। पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता था उसकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो उसकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, व्यापार पर आधारित थी। और वैदिक अर्थव्यवस्था तो ये चारागाह पर आधारित थी। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? इसे संहिता कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संहिता। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किससे होता था? कह रहा वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनयन संस्कार। अच्छा, कितने संस्कार होते थे? तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, 16 संस्कार होते हैं। और वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ जो है किस संस्कार से? तो उपनयन संस्कार से होता था। ठीक, नेक्स्ट, किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थता माना जाता है? किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि देवता को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नि देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं इंद्र की। इंद्र किसके देवता थे? तो वर्षा के देवता थे। वर्षा और युद्ध के देवता थे इंद्र। ठीक, वरुण किसके देवता थे? तो जल और नैतिक व्यवस्था के देवता थे वरुण। ठीक, यम जो है मृत्यु के देवता थे। ठीक, यम किसके थे? तो मृत्यु के देवता थे। नेक्स्ट है, थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? तो श्रीलंका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। थेरवाद क्या है? तो थेरवाद बौद्ध धर्म का दर्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर ये आधारित है। थेरवाद जो है बौद्ध धर्म का दर्शन है और ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। ठीक है, और ये श्रीलंका का आधिकारिक धर्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? इंपॉर्टेंट है। करा निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। अच्छा, कुल कितने तीर्थंकर? तो 24 हो गए। पहले कौन थे? ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अक्सर 23वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें क्या थे? तीर्थंकर थे। ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाओं का लिखित रूप लगभग 1500 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिखा गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाओं का लिखित रूप लगभग 1500 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिखा गया?
तो वल्लभी में। कहाँ पे? वल्लभी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये वल्लभी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन संगीति, जैन संगीति 2 बार हुई थी। पहली कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पहली कहाँ पे हुई थी? अक्सर पूछा जाता है पहली कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में पहली बौद्ध जैन संगीति, बौद्ध नहीं, ध्यान रखिएगा, जैन संगीति। और सेकंड पूछा जाए तो सेकंड वल्लभी में हुई थी। सेकंड कहाँ पे हुई थी? तो वल्लभी में हुई थी। और वल्लभी में है जैन धर्म की शिक्षाओं का लिखित रूप 1500 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में किस स्थान पर? तो वल्लभी में लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है? बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान विहार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विहार। ठीक है, विहार जो होता था ये पुजारियों के रहने का स्थान होता था। चैत्य क्या होता था? चैत्य ये पूजा कक्ष होता था। क्या होता था? पूजा कक्ष होता था चैत्य। स्तूप की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पे पवित्र अवशेष रखे जाते थे। पवित्र अवशेष रखे जाते थे कहाँ पे? स्तूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वत्स महाजनपद, महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे और उसी में से एक था आपका वत्स। पुत्रा वत्स की राजधानी कौन सी थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी। ठीक है, अहिच्छत्र की बात करते हैं, ये कहाँ की राजधानी थी? तो ये पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? पंचाल की। वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैशाली वज्र की राजधानी थी। और उज्जैनी ये अवंती की क्या थी? राजधानी थी। ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनकी अन्य बुक भी हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था? प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य पूछ रहा है, कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब प्राचीन इतिहास के अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसको हराकर किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर किया था। निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी? अक्सर एग्जाम पूछा जाता है और बीपीएससी में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एडीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई की 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। करा इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये मेगस्थनीज की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगस्थनीज की ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर, यूनानी शासक था, उसका राजदूत था मेगस्थनीज। किसके समय में आया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नेक्स्ट, 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? करा 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। कौन बना? बिंदुसार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन बना? तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो बिंदुसार के बाद अशोक बना। ठीक, अच्छा, अक्सर पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है, पूछा है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिए उत्तर में कौन था, तो उत्तर में तक्षशिला। उत्तर में, इसे ध्यान रखिए, उत्तर में क्या था, तक्षशिला था। उत्तर में तक्षशिला। दक्षिण में सुवर्णगिरी, दक्षिण में सुवर्णगिरी था। ठीक, और पश्चिम में कौन सा था, तो उज्जैन था। पश्चिम में उज्जैन, और पूर्व में तोसाली था। पूर्व में क्या था, तोसाली था। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही है। उत्तर में तक्षशिला, ये गलत है, और पूर्व में तोसाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कुषाण वंश में वेमा कडफिसेस यानी विम कडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था। कुषाण वंश में विम कडफिसेस का उत्तराधिकारी पूछ रहा है कौन था, तो कनिष्क था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। कौन सा था, कौन था, तो कनिष्क था। अच्छा, विम कडफिसेस की बात करते हैं तो ये जो है कुषाण वंश का था। ठीक है, कुषाण वंश। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहां थी। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पूछ रहा है इसमें कहां थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पूछा जाता है किसको हरा कर किया था, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक किस भाषा में लिखा गया था। विशाख दत्त, पहले ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस किसका नाटक है, तो विशाख दत्त की ये रचना है, और ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक महाभाष्य डैश द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाभाष्य किसकी पुस्तक है ये, तो ये पाणिनि की पुस्तक है, और ये व्याकरण की पुस्तक है, और किसके द्वारा लिखी गई है, तो पाणिनि के द्वारा यह लिखी गई है, और पाणिनि को व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण पूछ रहा है इसने, किसने करवाया था, तो इसका निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। कौन करवाया था, पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। किसके आदेश पर करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर कराया था। और ये जो है पुष्यगुप्त जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। किसका राज्यपाल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये राज्यपाल था, और चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पूछा जाता है कि इसका पुनः निर्माण जो है किसने करवाया था, तो पुनः निर्माण जो है इसका रुद्रदामन ने करवाया था। रुद्रदामन ने करवाया था, और उसके बाद कौन कराया था, तो उसके बाद स्कंदगुप्त ने करवाया था। इन सब का नाम ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है, किसके आदेश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर, उनका राज्यपाल था, और इसका पुनः निर्माण रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने करवाया था। ये सब भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किस कवि ने की थी। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति यानी जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो हरिशेन ने किया था। किसने, हरिशेन ने इसकी रचना की थी। ठीक है, और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, लेकिन पूछा जाए किस शैली में लिखी गई है ये, तो चंपू शैली में लिखी गई है। किस शैली में, चंपू शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, सभी को पता होगा, ये बाणभट्ट थे। कौन थे, बाणभट्ट। और बाणभट्ट की रचना आप लोग ध्यान रखिएगा, हर्षचरित। हर्षचरित ये किसकी रचना है, तो ये बाणभट्ट की रचना। एक और ध्यान रखिएगा, इनकी रचना कादम्बरी भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, कादम्बरी। ये सब प्रश्न एसएससी में पूछे गए, एमटीएस में इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और अन्य सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर रिपीट होते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था? गौड़ साम्राज्य का पूछ रहा है, कौन प्रसिद्ध शासक था? तो शशांक था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शशांक। नेक्स्ट, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे पूछ रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे कौन? रवि कीर्ति। अब पुलकेशिन द्वितीय ये किस वंश का शासक था? तो ये चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का? चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, और रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी। किसकी? ऐहोल शिलालेख की इन्होंने रचना की थी। और किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम थी। इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा था एग्जाम में। कौन सी थी? तो कांचीपुरम थी। ऐहोल की बात करते हैं तो ये चालुक्य की राजधानी थी। ठीक है, ऐहोल जो है चालुक्य की राजधानी थी। मिलाने के लिए अक्सर ये आता है एग्जाम में। मदुरई कहाँ की राजधानी थी? तो ये पांड्य की राजधानी थी। किसकी? पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। बादामी जो है ये भी जो है चालुक्य की राजधानी थी। ठीक है, ऐहोल के बाद इसकी चालुक्य की राजधानी बादामी बनी थी। ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत यानी रॉक कट शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत शिव जी का जो मंदिर है ये किस स्थान पर है पूछा जा रहा है इसमें, तो एलोरा में। कहाँ पे है ये? एलोरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसका निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने हृदय गर्भ नामक समारोह किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हृदय गर्भ नामक समारोह किसने किया था? तो ये दंती दुर्ग ने किया था। किसने? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग की बात करते हैं तो इसने किसकी स्थापना की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने, और इसने हृदय गर्भ नामक समारोह किया था। नेक्स्ट, प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन शक्तियों के बीच हुआ था? प्रभुत्व के लिए निम्नलिखित प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, त्रिपक्षीय संघर्ष ये किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच हुआ था। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म में उनके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? करा किस धर्म में उनके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था, यानी कृषि पर रोक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। बहुत ज्यादा अहिंसा को मानते थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका मानना था अगर हम कृषि करेंगे तो जो छोटे छोटे जीव हैं वो मर जाएंगे, इसलिए जो है उसमें कृषि करना क्या था? मना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनित खंडरों से संकेत मिलता है कि इसके निर्माण में चमकीले या चमकीला लाल डैश का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग? तो ईंटों का उपयोग इसमें किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में किसका इस्तेमाल किया गया है? तो ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, इसकी स्थापना पूछा था किसने किया था? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। किसने? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण कुमार गुप्त, और इसको जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने। कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का संदर्भ दिया? करा किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का संदर्भ दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल्हड़ ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल्हड़। कल्हड़ की रचना ध्यान रखिए आप लोग, राज तरंगड़ी, राज तरंगिणी। ठीक है, इनकी ये रचना है राज तरंगिणी, और इसी राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास पूछा जाता है किसमें मिलता है? तो राज तरंगिणी में मिलता है। और ये किसकी रचना है? तो ये कल्हड़ की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी?
जो भरौत स्तूप था इसकी खोज जो है किसने की थी? तो किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कब किया था इसकी खोज? तो 1873 में। ठीक है, 1873 में। और कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ये पूछा गया आपके बीपीएससी टीआरई में। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट है। कह रहा किस अधिनियम से भारत में प्रांत में, ठीक है, प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई। यानी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो ये 1919 में शुरू हुई थी। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, द्वैध शासन से कुछ प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन कब शुरू हुआ था? तो 1765 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसे चलाया किसने था? तो लॉर्ड क्लाइव ने इसे चलाया था। अच्छा, बंगाल में समाप्त कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो 1772 में द्वैध शासन समाप्त हो गया था। ठीक है, किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था 1772 में। प्रांत में द्वैध शासन 1919 में। अगर पूछा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1935 में। ठीक है, 1935। कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पे देखिए, एक आपका बंगाल से बनता है, ठीक, एक प्रांत से बनता है और एक केंद्र से बनता है। ठीक है, ये सारे ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? कार्नवालिस ने क्या शुरू किया था? अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त किसने? तो कार्नवालिस ने इसे शुरू किया था। करा किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं थी? तो ये पंजाब में प्रचलित नहीं थी, बाकी उड़ीसा, बंगाल, बिहार में यह प्रचलित थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बीपीएससी के द्वारा अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त किसने? तो कार्नवालिस ने शुरू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमेदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्चस्व के लिए हुए एक लंबे संघर्ष के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा? कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा? तो मगध उभरा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मगध। नेक्स्ट, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से डैश से बनाया गया था। अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किसके द्वारा? तो यह है किसके द्वारा? ईंटों के द्वारा। ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईंटों के द्वारा। और ये कहां पे है? तो ये गया बिहार में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था? करा कौन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था? तो पहला कौन था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला शासक था और इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। अगर वैसे पूछा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन वास्तविक रूप से किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। जो बाणभट्ट था, अभी मैंने बताया था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और इसने जो है क्या लिखा था? तो हर्षचरित लिखा था। ठीक है, हर्षचरित अभी मैंने बताया था पीछे, तो हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। अच्छा, मुद्रा राक्षस की बात करें, अभी मैंने पीछे बताया, ये प्रश्न आ चुका है। देखिए, विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस। नीतिसार किसकी पुस्तक है? तो ये कामंदक की पुस्तक है, कामंदक की पुस्तक है। और अर्थशास्त्र सभी को पता है, ये किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, हर्षचरित बाणभट्ट, नीतिसार कामंदक, ये पूछा गया प्रश्न है। और अर्थशास्त्र चाणक्य। नेक्स्ट,
मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ये भीमदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी, भीमदेव प्रथम के द्वारा यह बनाया गया। अब मोढेरा कहाँ पे है? ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है ये? गुजरात में है। और किसके द्वारा बनवाया गया? तो राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया। और ये किस वंश के शासक थे? तो ये सोलंकी वंश के शासक थे। ठीक है, सोलंकी। नेक्स्ट है, खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? जो खजुराहो था निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेल राजवंश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदेल राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो नुन्नुक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसने? नुन्नुक ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गो शब्द जिसका अर्थ है गाय से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को डैश कहा जाता था। गो शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? गाय से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो गोमत कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो सबसे धनी माना जाता था और उन्हें क्या कहा जाता था? तो गोमत कहा जाता था। अच्छा, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो अघन्या कहा जाता था। ठीक है, अघन्या कहा जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो तीसरा चरण कौन सा था? तो वानप्रस्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वानप्रस्थ। कौन कौन से आश्रम प्रणाली है? तो ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य पहला, दूसरा आपका गृहस्थ, तीसरा आपका वानप्रस्थ और चौथा क्या था? तो संन्यास। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था मौर्य डैश के शासन काल के दौरान भारत आया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिंदुसार के समय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुष यानी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राज राजा और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये सातवाहन राजवंश थे। ठीक है, सातवाहन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध किस शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है? तो 13वें शिलालेख में। कितने, कौन से में? 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलिंग युद्ध। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार यानी जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रुद्र सिंह तृतीय। ऑप्शन सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था रुद्र दामन प्रथम ना इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुद्र दामन प्रथम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो विचारों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? कारण निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो विचारधारों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो कुषाण वंश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुषाण शासन के समय। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। कुल कितनी बौद्ध संगीत हुई थी? तो 4 बौद्ध संगीत हुई थी। कितनी? 4 बौद्ध संगीत हुई थी। पहली कहां पे हुई थी? इसका ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, रवि प्रकाश। रवि प्रकाश इसकी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, रवि प्रकाश। रा से राजगिरी। पहली बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। ध्यान सुनिएगा, राजगिरी में पहली बौद्ध संगीत। दूसरी वी से वैशाली। ठीक है, वी से वैशाली हो गया आपका दूसरी बौद्ध संगीत।
प्रा से हो गया आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति, और का से हो गया आपका कश्मीर, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा आता किसके समय में हुई थी, किसके समय में ये चारों बौद्ध संगीति हुई थी। पहली ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक है ए के, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ए से आपका क्या हो गया, ए से पहली बौद्ध संगीत किसके समय में, तो अजात शत्रु के समय में, अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीत। के से आपका काला शोक, काला शोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति, और उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीत किसके समय में, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति, और के से आपका चौथी कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में देखिए, पहली अजात शत्रु के समय में कहाँ पे, राजगिरी में, दूसरी कालाशोक के समय में वैशाली में, तीसरी अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और कनिष्क के समय में कहाँ पे, तो काश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अध्यक्षता भी पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था, इसको नोट कर लीजिएगा, हटा रहा हूं इसको, ध्यान रखिएगा। पहली बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने पहली बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी, जो कहाँ पे हुई थी, राजगिरी में हुई थी। किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय में हुई थी। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था, तो साबक मीर ने किया था, साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। और किसके समय में, कालाशोक के समय में। चौथी बौद्ध संगीत की बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके समय में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी। चौथे की बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने, वसुमित्र ने। और कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में हुई थी। किसके समय में, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे वसुमित्र थे। इनका नाम भी आप लोग, सॉरी, चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष और वसुमित्र क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और ये क्या थे, चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में। किसके समय में, तो कनिष्क के समय में हुआ था। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार आप लोग इसको जरूर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।